हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 5 का मॉडल पेपर विषय पर्यावरण। समय रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक 80। इस वीडियो से पहले हिंदी का मॉडल पेपर हमने हल करवा दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थर चट्टा के किस भाग से अंकुरन निकल रहा है। तो बच्चों, यह चित्र दे रखा है आपको पत्थर चट्टा। इसके अंदर हमें देखकर बताना है कि इसमें अंकुरन किस भाग से निकल रहा है। पत्ती से निकल रहा है, तना से निकल रहा है, फल से या जड़ से। तो बच्चों, सही जवाब होगा इसका पत्ती से अंकुरन निकल रहा है। देखते हैं दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यह दृश्य है। बच्चों, यह चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देखकर आपको बताना है यह चित्र किस से संबंधित है। आगजनी का, बांध जल भराव क्षेत्र का, सूखे का या भूकंप का। तो बच्चों, सही जवाब है इसका बांध जल भराव क्षेत्र का। ब नंबर ऑप्शन सही रहेगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। दिए गए जलीय जंतु और पौधे के चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, चित्र में देखो, यह चित्र हमें मछली का दिया है, यह मगरमच्छ का है, यह फूल और यह कछुआ। अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं। तो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में हमें मछली, मगरमच्छ और कछुआ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु केवल पानी के अंदर ही रहते हैं। तो बच्चों, केवल पानी के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं। तो वह है मछली। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 3 है, मछली की कोई एक विशेषता लिखिए जिसके कारण वह तैर पाती है। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि मछली के पंख होते हैं और मछली का शरीर नौका के समान होता है। अगला प्रश्न है नंबर 4, दिए गए राजस्थान के मानचित्र में चूरू जिले के किन्हीं 3 पड़ोसी जिलों के नाम लिखिए। तो बच्चों, चित्र के अंदर हमें राजस्थान का मानचित्र दिया है और इस मानचित्र में हमें चूरू के पड़ोसी जिलों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों, यह है चूरू है और चूरू का पड़ोसी हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू है। तो हमें इनमें से किन्हीं 3 का नाम लिखना है। तो उत्तर है हनुमानगढ़, बीकानेर और सीकर। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5, जीजाबाई के जीवन से आप कौन कौन सी 3 सीख लेना चाहेंगे। तो बच्चों, उत्तर है इसका जीजाबाई के जीवन से हम निम्नलिखित 3 सीख लेना चाहेंगे। नंबर 1, योजना बनाकर कार्य करना। नंबर 2, विपत्ति के समय साहस से काम लेना। नंबर 3, देश के सम्मान की रक्षा के लिए बड़े से बड़े खतरे और चुनौती का सामना करना। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 6, इग्लू किसे कहते हैं। तो बच्चों, उत्तर है बर्फ से बने घर या मकानों को इग्लू कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बाढ़ से लोगों को होने वाले कोई 2 नुकसान लिखिए। तो बच्चों, बाढ़ से क्या क्या नुकसान होता है। नंबर 1, बाढ़ से लोगों के मकान गिर जाते हैं। नंबर 2, बाढ़ से अनेक तरह की बीमारियां फैल जाती है तथा जनहानि भी होती है। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 7, संयुक्त परिवार विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में संयुक्त परिवार के पक्ष में 3 वाक्य लिखिए।
तो बच्चों संयुक्त परिवार के बारे में हमें 3 वाक्य लिखने हैं। संयुक्त परिवार वह होता है जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और ताऊ ताई और इनके बच्चे भी साथ में रहते हों। तो हमें इन पे 3 वाक्य लिखना है। नंबर 1, सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सभी परिवारजन मिलकर निभाते हैं। सदस्यों के बीच कार्य का उचित विभाजन हो जाता है। और नंबर 3, संयुक्त परिवार में भावात्मक सहयोग, चरित्र निर्माण में सहयोग तथा भावी पीढ़ी का समुचित विकास होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, कृमि संक्रमण से बचाव के लिए आप क्या करेंगे? ए, बिना हाथ धोए खाना। ब, बिना धुले फल और सब्जियों को खाना। से, स्वच्छ शौचालय का उपयोग। द, अशुद्ध पानी का उपयोग। तो बच्चों कृमि संक्रमण से बचाव के लिए हम स्वच्छ शौचालय का उपयोग करेंगे। से ऑप्शन सही रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए खेलों को छांटकर इनडोर खेल और आउटडोर खेल तालिका में लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ कुछ खेल दिए हैं। इन खेलों में से आपको इनडोर खेल और आउटडोर खेल अलग अलग लिखने हैं। इंडोर खेल का मतलब है जो घर के अंदर खेले जाते हैं। आउटडोर का मतलब है जो हम बाहर भी खेल सकते हैं। तो बच्चों इनडोर गेम के अंदर हम टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेल सकते हैं, जबकि आउटडोर हॉकी और कबड्डी खेला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। वृक्षों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? तो बच्चों इसका उत्तर है, वृक्षों को संरक्षित करने के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। नंबर 1, वृक्षों को काटने से बचाना चाहिए। नंबर 2, अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक थैली में रखे कागज के टुकड़े, सिक्का, चाबी और घास के तिनके को नीचे दी गई सारणी में प्लेट ए और प्लेट ब में वर्गीकृत करना है। तो बच्चों हमें बताना है प्लेट ए के अंदर और प्लेट ब में। ए में तो हमें रखना है जो पानी में तैरने वाली वस्तुएं हैं और ब में रखनी है हमें जो पानी में डूब जाती है। देखो बच्चों, कागज़ के टुकड़े पानी में तैरेंगे, घास के तिनके पानी में तैरेंगे, सिक्का पानी में डूब जाएगा और चाबी पानी में डूब जाएगी। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। नीचे दी गई सारणी की मदद से रोगों को उनके लक्षण से मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ मिलान करके हमने दिया है, आप इनको देखें। रोग का नाम दिया है और रोग का लक्षण दिया है। तो बच्चों पीलिया रोग के लक्षण है सफ़ेद रंग के दस्त आना, मूत्र पीला आना, आँखों और नाखून का पीला होना और उल्टियाँ होना। यानी हमें इसको क्या करना है, मिलान करना है। दूसरा है रोग का नाम अतिसार। तो अतिसार का है दिन में 4 या 5 या ज़्यादा बार दस्त होना, पेट में मोड़े आना, जीभ और होठ का सूखना, पेशाब कम आना। अगला रोग है कृमि रोग, जिसका लक्षण है भूख कम लगना, चेहरे पर पीलापन आना, पेट में दर्द रहना। चौथा रोग है पोलियो, जिसका लक्षण है बुखार रहना, सिर दर्द, जुखाम, उल्टियाँ, हाथ पैर में अकड़न और बाद में पैरों के अंदर लकवा हो जाना। तो इस प्रकार बच्चों हमें मिलान करना है। अगला प्रश्न है, पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं को पाला जाए और उन पर आधारित कौन कौन से व्यवसाय करने की सलाह देंगे? संक्षिप्त में लिखिए। तो बच्चों हमें पशुपालन व्यवसाय को अपनाना है, तो हम कौन कौन से पशुओं को पाल सकते हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर है, पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए गाय, भैंस, ऊँट, बैल, बकरी, भेड़
आदि पशुओं को पालना चाहिए और पाले गए जानवरों पर आधारित निम्न व्यवसाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, दूध और दूध से बने उत्पादों को बेचा जा सकता है। नंबर 2, बैल, ऊंट आदि से कृषि कार्य में बोझा ढोने का कार्य किया जा सकता है। नंबर 3, भेड़ के बालों को बेचकर आर्थिक लाभ लिया जा सकता है। नंबर 4, गोबर की खाद बनाकर उसे बेचा जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए आसानी से उड़ सकता है। तो बच्चों, रात के अंदर अंधेरे में कौन सा पक्षी उड़ सकता है? कबूतर, तोता, गोरैया या चमगादड़? तो बच्चों, सही जवाब है चमगादड़। ड नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पेट्रोलियम को रिफाइनरी में शुद्धिकरण करके कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं? किन्हीं 3 पदार्थों के नाम लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है पेट्रोलियम का रिफाइनरी में शुद्धिकरण होता है और रिफाइनरी में इसके शुद्धिकरण से पेट्रोल, डीजल, मोम, मिट्टी का तेल, वैसलीन, डामर आदि पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, हम भूख लगने पर भोजन करते हैं, तो भोजन पचने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है भोजन को पचाने के लिए मुँह, दांत, लार ग्रंथियाँ एवं छोटी आंत और बड़ी आंत प्रमुख भूमिका निभाती है। इसमें मुँह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर यह लार की मदद से ग्रास नाल से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। इसके बाद आमाशय से छोटी आंत तथा छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। इस प्रकार आमाशय व आंत में पाचक रसों की सहायता से भोजन पचाया जाता है। अगला प्रश्न है अचार जल्दी खराब क्यों नहीं होता? लिखिए। तो बच्चों, इसका जवाब है अचार में तेल, नमक व सिरका डाला जाता है, जिसके कारण अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, वर्षा जल को संग्रहित करके बताइए उसका उपयोग किस किस रूप में कर सकते हैं? वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया का चित्र बनाइए। तो बच्चों, इसका जवाब है वर्षा जल संग्रहण की प्रक्रिया के चरण निम्न प्रकार है। नंबर 1, वर्षा के जल का घर की छत पर गिरना। नंबर 2, छत पर बनी नालियों का पाइपों से जुड़ा होना। नंबर 3, छत में लगे पाइपों के सहारे जल का नीचे आना तथा टैंक में जाना। नंबर 4, पाइपों में लगे विशेष प्रकार के फिल्टरों से साफ होकर टैंक में पर्याप्त जल इकट्ठा होना। नंबर 5, संग्रहित किए गए वर्षा जल का उपयोग विभिन्न घरेलू एवं खेती के कार्यों में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है नंबर 16, भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप रेगिस्तान करेंगे। तो बच्चों, इस रेगिस्तान में दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन से क्या आएगा? यानी भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 17 है शहर में बहुमंजिला मकान रेगिस्तान बनाए जाते हैं। तो बच्चों, ऑप्शन में क्यों, कितने, क्या, कब? तो सही जवाब है क्यों बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 18, खेती के तरीकों में पुराने समय से अब तक आप परिवर्तनों को जानने के लिए क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं? कोई 3 प्रश्न लिखिए। तो बच्चों, हमें पुराने समय में जो खेती होती थी उससे संबंधित 3 प्रश्नों को लिखना है। पहला है कि पहले खेत की जुताई किससे करते थे और अब किससे करते हैं? दूसरा प्रश्न बन सकता है कि फसलों में पहले कौन सी खाद देते थे और अब कौन सी खाद देते हैं?
तीसरा प्रश्न बन सकता है कि सिंचाई के लिए पहले कौन से साधन प्रयोग किए जाते थे और अब कौन से साधन प्रयोग किए जाते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। निम्न में से कौन सी लाइट चौराहे पर देखकर आप रुकेंगे। तो बच्चों, चौराहे पर लगी लाइट को देखकर आपने रुकना है, तो रुकने के लिए आप कौन सी लाइट देखेंगे, लाल, पीली, नीली या हरी। तो सही जवाब है लाल लाइट। तो बच्चों, लाल लाइट देखकर आप क्या करेंगे, रुक जाएंगे। प्रश्न नंबर 20 है, पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध आने पर आपदा आएगी। तो बच्चों, जब पानी बहता है अगर उसके बीच कोई अवरोध आ जाएगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगी, भूकंप, आगजनी या तूफान। तो बच्चों, सही जवाब है बाढ़ आएगी। अगला प्रश्न है नंबर 21। नशा करके गाड़ी चलाना जोखिमपूर्ण है, कैसे, लिखिए। तो बच्चों, नशा करके गाड़ी चलाना जोखिमपूर्ण होता है। नशा करने से हमारा मस्तिष्क ठीक प्रकार कार्य नहीं कर पाता। इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगला प्रश्न है नंबर 22। हमारे गली मोहल्ले साफ रहे, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कोई 3 बातें लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, हमारे गली मोहल्ले साफ रहे इसके लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, गली मोहल्ले को साफ रखने के लिए हम वहाँ रहने वाले सभी लोगों को स्वच्छता के फायदों के बारे में बता सकते हैं। नंबर 2, अपने कूड़े कचरे को निश्चित स्थान पर ही डालने की सलाह दे सकते हैं। नंबर 3, सभी को गली मोहल्ले की सफाई करने की सलाह दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, सेरेब्रल पाल्सी क्या है। सेरेब्रल पाल्सी के मरीज किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है, सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के हाथ पांव व सभी अंग ठीक होते हैं, परंतु वे ठीक से कार्य नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंगों पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। इस बीमारी पर विशेष प्रकार का व्यायाम करके कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन मरीज पूरी तरह से पहले जैसा नहीं हो पाता। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बनी, कैसे, समझाइए। तो देखते हैं इसका जवाब। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के नाकुरी गांव में हुआ। उन्होंने 12 साल की उम्र में सबको अपने साहसिक इरादों से परिचय करा दिया। बछेंद्री पाल स्कूल की पिकनिक के दौरान अपने साथियों के साथ खेल खेल में पहाड़ पर चढ़ गई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान उन्होंने गंगोत्री पर्वत व रुडुगिरा पर्वत के आरोहण अभियानों में भाग लिया था। भारत के एवरेस्ट 84 अभियान दल में उन्हें चुना गया। इस दल ने मार्च 1984 में एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। इस चढ़ाई के दौरान 24,000 फीट की ऊंचाई पर जब यह दल कैंप 3 में विश्राम कर रहा था तो अचानक भारी भूस्खलन हुआ। इसमें सभी लोग घायल हो गए। बछेंद्री पाल के सिर के पीछे चोट लगी थी। इस पर उनके दल के बाकी सदस्य वापस लौट गए, लेकिन बछेंद्री पाल ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने दूसरे समूह के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। उनकी इसी साहस और दृढ़ निश्चय ने उन्हें 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बना दिया। तो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। चंद्रमा का आकार किस तिथि से किस तिथि तक बढ़ता है और किस तिथि को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो बच्चों, इसका जवाब है, चंद्रमा का आकार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक बढ़ता है और
अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। अब तक हमने कक्षा 5 का हिंदी का मॉडल पेपर भी कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको देखें, तैयारी करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।